आज दूसरा लेसन है ऐतिहासिक स्रोत, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव। अब स्टार्ट करते हैं। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है, बीते हुए कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। जो बीत गया उसे क्या कहते हैं? बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है ऐतिहासिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें हो जाए साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो पुराण नहीं माना जाता है। संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद तीनों माना जाता है और पुराण नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? ये महाभारत। महाभारत त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। किसका? बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्ध का है। जातक किसका ग्रंथ है? ये भी बौद्ध का है। जातक भी बौद्ध का है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ये हो नागसेन। नागसेन। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो इसका हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक पहलू पर। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? महाभाष्य के रचनाकार का नाम है पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? तो इसका हो जाएगा अग्निमित्र। अग्निमित्र। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? पतंजलि। और अष्टाध्यायी के पाणिनि और कल्हण के राजतरंगिणी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र। ये सब जो है एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो हर्षचरित जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। विक्रमाचरित के रचनाकार का नाम कौन है? तो इसका हो जाएगा विल्हन। विक्रमाचरित के रचनाकार का नाम क्या है? विल्हन। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो नाम है। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। ये हेरोडोटस नहीं था। हेरोडोटस नहीं था। और निर्याकस, एनासिक्रिटस और एरिस्टोबुलस तीनों जो है ये सिकंदर के साथ भारत आने वाला तीनों था और ये हेरोडोटस नहीं था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ये मेगास्थनीज ने भारत का दौरा पहले किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका नाम है। ज्योग्राफिका की रचना किसने की? जियोग्राफिया की रचना किसने की? तो स्ट्रैबो ने की। जियोग्राफिया की रचना स्ट्रैबो ने की। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है।
और प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया। जोग्राफिका की रचना किसने की है? स्ट्रैबो ने। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। इसका लेखक का नाम पता नहीं है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना अज्ञातनामा यूनानी लेखक। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान जो है ये चीन का निवासी था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो वेनसांग के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो वेनसांग। 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो पाल। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल बरूनी जो है ये महमूद गजनवी के शासनकाल में। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के शासनकाल में। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। इब्न बतूता कहाँ से आए थे? मोरक्को से। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। और किसके शासनकाल में आया था? तो दक्षिण अफ्रीका की यात्री इब्न बतूता ये कहाँ का था? दक्षिण अफ्रीका के शासनकाल भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो देवराय सेकेंड के शासनकाल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका 1861 ईस्वी में हुई थी। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का जनक द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किससे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी, जो कि 1921 ईस्वी में किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से हैं? वे है दयाराम, एक इसका हो जाएगा दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। दो नाम हैं, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है ये है दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे? तो इसका सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ये सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करना न्यूमिस्मेटिक कहलाता है।
एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नातस्य का उल्लेख मिलता है। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नातस्य का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो इसका हो जाएगा प्राकृतिक और ब्राह्मणी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृतिक व ब्राह्मणी में। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ग्रीक सर-ए-कुना कंधार अभिलेख से। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सर-ए-कुना कंधार। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका हो जाएगा खरोष्टी लिपि। अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि का। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो इसका हो जाएगा खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। हेलियोडोरस का विजयनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस का विजयनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। सर्वप्रथम भारत में विश्व शुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया है? तो इसका हो जाएगा शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया है? शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? इसका हो जाएगा रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? इसका हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों इसका प्रयाग में है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का उल्लेख हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? हरिसेन जो किस शासक का दरबारी कवि था? इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त।
प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। दिल्ली के महरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो इसका हो जाएगा बी, चंद्र। दिल्ली के महरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का मिलता है ये एरल अभिलेख से। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरल अभिलेख से। एरल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से है। एरल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन फर्स्ट के शासन। इसका हो जाएगा पुलकेशिन सेकंड। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन सेकंड। हर्ष एवं पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो इसका हो जाएगा कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजा फर्स्ट ने किया। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मैरूर। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मैरूर। भारत में सिक्के का प्रचलन कब आरंभ हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में प्राचीनतम मुद्रा का माना जाता है तो आहत सिक्के को भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। आहत सिक्के को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। भारत में बोलेगा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा तो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो कुषाण ने चलाए। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के बोलेगा तो कुषाण। और सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में। और सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए तो कुषाण में। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? तो सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तो सीसा का। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई? बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तो इसका हो जाएगा कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाए। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो बताए थे ना, गुप्त काल में जारी किए गए थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले? किस स्थल से रोमन सिक्के मिले? एरिकमेडू। रोमन सिक्के कहाँ से मिले थे? एरिकमेडू से। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में भारत के लोग
वर्मा को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को जो है स्वर्ण भूमि के नाम से जाने जाते थे। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचयिता है? तो इसका हो जाएगा लैटिन भाषा में है रचयिता। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचयिता है? तो लैटिन भाषा में। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका हो जाएगा अरबी भाषा में लिखा गया है। अरबी भाषा में लिखा गया है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित किसका व्यवसाय था? मगध का। किसका व्यवसाय था? भारत के संस्कृत इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित किसका व्यवसाय था? मगध का। चीन यात्री संयुग्न ने भारत यात्रा की थी कब? 518 ईस्वी से 522 ईस्वी तक। 518 से 522 ईस्वी तक। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? अभिलेख में हुआ है? तो इसका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ था? पुलकेशिन सेकंड का ऐहोल अभिलेख। राबातक अभिलेख का संबंध किससे है? तो इसका कनिष्क से है। 1993 ईस्वी में हुआ था, जो कि बैक्ट्रियन भाषा से था, ग्रीक। भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेगास्थनीज ने। भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया था। किसने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को उद्वाचित किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है।